2015 तक महज एक ट्रेकिंग कम्युनिटी के तौर पर जो इनिशिएटिव शुरू हुआ, जो सिर्फ फोर्ट्स तक जाते थे, कई जंगलों को एक्सप्लोर करते थे, वहाँ से फिर फोर्ट कल्चर क्या है, फोर्ट की हिस्ट्री क्या है, और आगे बढ़ते हुए फोर्ट कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन तक जाने वाले आज ऐसे सेवे चेताई तत्पर एक ऐसा एनजीओ आज खड़ा हुआ है जो इतना अग्रसर है अपने काम में कि पूरे देश भर में इनका नाम है, इनकी व्याख्या का गान हो रहा है। और ये हमारे अहोभाग्य हैं कि आज उनके फाउंडर सत्यजीत भोसले हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके धन्यवाद। टाइम के लिए। और पहले तो आप ये बताइए दर्शकों को, फोर्ट कंजर्वेशन, फोर्ट कल्चर है क्या? फोर्ट का कंसेप्ट ही हमारे यहाँ पे बहुत अलग-अलग नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बंदा राजस्थान में पला बड़ा है, हम्म। जिसने बस वहाँ के फोर्ट्स देखे हैं, वो वहाँ पे फोर्ट्स देख के ये नहीं बोल सकता कि मुझे फोर्ट स्ट्रक्चर समझ में आया। जो बंदा महाराष्ट्र में पला बड़ा है, वो महाराष्ट्र के फोर्ट्स देखकर ये नहीं बोल सकता कि हाँ चलो मुझे फोर्ट स्ट्रक्चर समझ में आया। हम्म। तो फोर्ट्स, ये बेसिक कंसेप्ट ही यही है कि जैसे आज हमारा जहाँ जहाँ पे जियोग्राफिकल कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो वहाँ के जियोग्राफी को ध्यान में रख के होता है। जैसे हिमाचल के आप बिल्डिंग देखोगे तो वो अलग रहते हैं, क्योंकि हम्म। वो वैलीज में बने हैं। करेक्ट। जहाँ पे हम लोग प्लेटून पे रहते हैं तो वहाँ का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन अलग है। तो इसी हिसाब से ये फोर्ट्स बने थे। हम्म। महाराष्ट्र के जो भी फोर्ट्स है वो वेस्टर्न घाट पे है। करेक्ट। वेस्टर्न घाट्स जो आपने देखे हैं तो वो बहुत ही वैसे ही वाइल्डेस्ट फोर्ट्स हम्म। एरियाज है। तो जहाँ पे जाना भी मुश्किल है, वहां पे फोर्ट्स को क्रिएट करना, ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज अपने आप में। चैलेंज एंड थॉट ही बहुत अलग था करेक्ट। कि वहां पे कौन ऊपर जाके फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करेगा। आपके फोर्ट्स के रॉक दिखे तो आपको राइट। आइडिया आ जाएगा। आज जो भी यूथ वहां पे जाता है तो वो आधा घंटा तो मेरे ख्याल से यही सोचता रहेगा कि ये यहाँ पे लाया कैसे। और वो एक अलग गिमिक है, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। पर बेसिकली हम लोग जो फोर्ट देखते हैं तो वो फोर्ट का अलग अलग ड्यूटीज था, उसका एक अलग अलग इंटेंशन था हर फोर्ट का। तो बेसिकली वेस्टर्न घाट जो है, हमारे महाराष्ट्र के बहुत से लोगों को अभी ये मालूम नहीं है कि जो भी पहले ट्रेडिंग होता था, जो भी व्यापार होता था हम्म। अलग देशों से, तो वो पूरा अपना वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे जो बंदरगाह रहते हैं, हम्म। तो वहां पे वो सब ट्रेड रहता है, वो वहां पे आता था। जो करेक्ट। भी सी गुड्स रहता है, रूट्स जो रहते हैं वो सब सी रूट से जो मेजरली। भी करेक्ट। गुड्स रहता है, जो ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड करना है, जहां दिल्ली में बोलो या फिर एमपी में बोलो या फिर साउथ में बोलो, किधर भी आपको करना है पास, तो वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके ही जाना है। तो हम्म। वेस्टर्न घाट एक ऐसा कंपाउंड बन गया था, फेंस बन गया था कि अगर इससे पार होना है आपको, तो आपको प्रोटेक्शन का जरूरत है। करेक्ट। और अगर, क्योंकि वाइल्डेस्ट फॉरेस्ट है, हम्म। एक तो जंगली प्राणी रहते हैं वहां पे, और लुटेरे रहते हैं, या फिर व्यापार में ही जो दुश्मन रहते हैं वो आपसे वो आपका माल छीन सकते राइवल्स हैं। जो हैं। हाँ, राइवल्स है, वो आपसे आपका माल छीन कर आपको मतलब लॉस में लेके जा सकते हैं। तो वहां पे सबसे मेन ड्यूटी बन गया था कि कौन इसको प्रोटेक्ट करेगा। और तब स्ट्रक्चर ये बन गया कि जो भी रूलिंग तब के जो किंग्स थे, उन्होंने ये ड्यूटी अपने हाथ में ले ली कि चलो हम लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे आज जैसे कोस्टल गार्ड का एक टावर रहता है, करेक्ट। या फिर आप कहीं जाओ तो पुलिस का एक चौकी रहता है, जो जिसका एक टेरिटरी रहता है, वो राइट। टेरिटरी में उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो फोर्ट का स्ट्रक्चर वही था कि फोर्ट का एक बहुत बड़ा टेरिटरी रहता है, क्योंकि आप जब एक हिल टॉप पे जाते हैं ना, तो आपको एक 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक का आपका रेंज रहता है। आप जमीन पे रहकर अगर गार्डिंग करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि मेरे 10 फीट 15 फीट 20 फीट तक कौन आ रहा है। पर आप देखोगे कि आर्मीज के टावर रहते हैं कंपाउंड के वजह में, राइट। तो हाइट का जो एलिवेशन रहता तो है एक ना, ईगल्स व्यू मिलता है हमें। ईगल भी मतलब, तो करेक्ट। आप जितना ऊपर चले जाओगे, जितना हिल बड़ा है, उतना आपका टेरिटरी बढ़ जाएगा। तो ये फोर्स का काम रहता था कि ये वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ से जो भी ट्रेडिंग चल रहा है उससे वो टैक्स लेना है, प्रोटेक्शन का टैक्स लेना है, और उनका जो माल है वो यहाँ से वहां तक सेफली जाना चाहिए। सेफली जाए। जितना अपना टेरिटरी है वहां से, जिसका अलग हम्म। टेरिटरी रहेगा हम्म। वो वहां से अलग देखेगा। पर सबसे बड़ी जरूरत तो वेस्टर्न घाट में थी। हम्म। तो वहां पे ऐसे नहीं था कि इंडियन सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इंडियन हम्म। सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। डच, पोर्तुगीज, इंग्रज, ये सब करेक्ट। लोग अपना अपना ट्रेडिंग रूट वो फिक्स कर रहे थे कि जो भी उनके यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे लाते थे। और मेन इंटेंशन तो उनका ये था कि जो यहाँ पे है वो अपने यहाँ वो लेकर अपने यहाँ जाए। पे लेके जाना है, जो फॉरेन में नहीं मिलता था। हम्म। जैसे हल्दी और मिरी, जो हम्म। मसाले रहते हैं हमारे यहाँ पे, जो करेक्ट। तब उनके यहाँ पे बहुत ही रेयर थे या रेयर फिर थे। नहीं थे। तो ये इंटेंशन से फोर्ट का कल्चर बना। ये मैं बहुत मिड एरिया की बात कर रहा हूँ, मतलब शिवाजी महाराज के फोर्ट्स के भी पहले वाला जो एरा था तब की मैं बात कर रहा हूँ।
उसके बाद ये तो जब मुगल का इन्वेडेशन हुआ और फिर उसको टैकल करने के लिए मराठाओं ने जो फोर्स बनाई अपनी, तो उसमें बहुत फोर्ट्स का इम्पोर्टेंस शिवाजी महाराज को पता चला और तब जाके ये फोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करने लगे। और हर एक फोर्ट का जो आर्किटेक्चर हम देखते हैं, जो बनावट देखते हैं, वो भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक अलग पर्पस से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, जो अगर आप लोनावड़ा पुणे साइड जाएंगे तो लोहागढ़ का एक फोर्ट आता है। अब राइट। लोहागढ़ का फोर्ट हिस्टोरिकली जितना मैंने पढ़ा है वाज यूज्ड टू सेफगार्ड द ट्रेजर या विनिंग जो सूरत से होती थी या गुजरात से होती थी, उसके लिए होता था। तो ये आर्किटेक्चर कितना डिपेंड करता है कि उसका पर्पस या उस फोर्ट की यूटिलिटी क्या है इस चीज पे? जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको जियोलॉजिकल आजू बाजू का स्ट्रक्चर देखना है कि वहां पे बेसिकली क्या है। जो आप लोहगढ़ की बात कर रहे हो, लोहगढ़ विसापुर ये सब जो रूट है ना, तो वो तब का पश्चिम महाराष्ट्र से, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का प्लेटू एरिया था, वहां से मुंबई तक आने के लिए जो आज का हम लोग लोनावाला घाट जो यूज करते हैं, वहां तब एक घाट होता था। अच्छा। तो वो एक प्रोटेक्शन के लिए वो मेन रोल फॉलो करते थे। तो सबका मेन रोल तो वही है कि जो रूट है उसको सेव करना है। पर उसके ज्यादा आपने जो बोला कि एक ट्रेजर जो मिला है उसको हाइड करना है या फिर उसको प्रोटेक्ट करना है, तो ये ड्यूटी अलग अलग सब फोर्ट्स का डिपेंड करता है। ओके। कि समझ लो कि कोई कोई फोर्ट्स पे आपको ज्यादा कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, इमारतें नहीं है, कुछ नहीं है, ज्यादातर बस के तो दीवारें हैं और हाँ, हाँ, जो गार्डिंग दीवारें हैं करेक्ट। जिसको हम लोग तटबंदी बोलते हैं, तो तटबंदी रहती है और बीच में पॉन्ड्स वगैरह रहते हैं, एक पीने का पानी का, एक यूज करने के पानी का, और गार्ड्स को रहने के लिए थोड़ी बहुत जगह रहती है। तो वो बस एक वॉच टावर है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये रूल हम सब मेजोरिटी ऑफ द फोर्ट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं कि जितनी भी हाइट, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन जो मैं जनरली सुनता हूँ लोगों से, ये अभी आपने मुझे बताया तो मेरा भी मिसकंसेप्शन पहले यही था कि जब हम देखते हैं कि ऐसे फोर्ट्स जो 3,500-4,000 फीट के हाइट पे हैं, तो एक साइकोलॉजी ये बनती है नेचुरली कि अच्छा, इसको तो इस पे कब्जा करना ही इतना मुश्किल है क्योंकि ये इतना हाइट पर है, तो उतना चढ़ के जाना और उनका फिर जो फोर्ट पे है उसकी तो डोमिनेंस है। लेकिन जैसे अब आपने बताया कि उसका प्राइमरी पर्पस था वॉच रखना। राइट। सो इज इट, कैन दिस बी अप्लाइड टू एवरी ईच एंड एवरी फोर्ट और मेजोरिटी ऑफ द फोर्ट्स, या कुछ फोर्ट्स डिलिबरेटली बनाए ही हाइट पे जाते थे ताकि उन्हें जीता ना जा सके? राइट। इसके लिए हमें ना थोड़ा पहले एक वॉर साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ओके। तो वॉर साइकोलॉजी जो है, मुगल इन्वेडर्स ने जब सबसे पहले तो अपना नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर किया था, साउथ में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे एकदम रफ कल्चर है, वेदर का भी एंड जियोग्राफिकल भी। Correct. बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारी वैलियां है, बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है। तो उन्होंने सोचा था कि नॉर्थ ही कब्जा करेंगे, पर जब जैसे जैसे जो किंग्स थे साउथ के वो डेवलप होते चले गए, तो उनको लगा कि नहीं नहीं, हमें अगर ऑल ओवर इंडिया को कॉन्कर करना है तो हमें साउथ को भी जीतना ही होगा। तो दक्खन जब जो बोलते थे साउथ रीजन को, Right. तो दक्खन की तरफ जब इन्वेडर्स आते चले गए ना, तब जो साइकोलॉजी बनी कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिता थे शाहजी राजे, वो एक वॉरियर क्लान से बिलोंग करते थे। अभी तो ऐसा माना जाता है कि वो राजपूत क्लान से बिलोंग करते, पर उसके प्रूफ इतने स्ट्रांग नहीं है, Okay. है थोड़े बहुत बट इतने हेवी नहीं है। तो ये सब जब हो रहा था कि शाहजी राजे उभर रहे थे और निजाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही ये दक्खन में थे, और एक अकेली मुगल शाही वो पूरे नॉर्थ को संभाल रही थी, जिसका टेरिटरी ऑल ओवर वर्ल्ड था। हम लोग को ऐसा लगता है कि सिर्फ दिल्ली में बैठ के वो शासन करते थे, पर उनका ऑल ओवर वर्ल्ड, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बहुत बड़ा, बहुत Right. बड़ा, जो पहले का अखंड भारत था उससे भी बाहर। तो वो भारत बोलते थे तो वो अफगानिस्तान तक बात करते थे, करेक्ट। यहाँ नेपाल तक और तिब्बत तक बात करते थे, पर उससे भी बाहर उनकी टेरिटरी थी। तो वो जब मुगल सल्तनत जब ये दक्खन में आई, तब ये कल्चर बहुत बड़ा कि अगर मुगल जैसा इतना बड़ा इन्वेडर अगर अपने पास आ रहा है तो हमें एक सेफ जगह चाहिए। तो फोर्ट का जो इंपॉर्टेंस था वो बढ़ गया। जो सोसाइटी ग्राउंड पे रहती थी उनके सेफ्टी के लिए एक जगह चाहिए, जहां पे आप जैसे बोले कि जहां पे चढ़ना इतना मुश्किल है, वहां पे अगर फोर्ट बना दिया तो कोई जीत नहीं सकता, इसीलिए उसका निर्माण हुआ, इसीलिए उसका कंस्ट्रक्शन हुआ। तो यही पर्पस था कि जो मेरी प्रजा है, समझ लो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टेरिटरी था, पकड़ लो नासिक से लेके कोल्हापुर तक हम लोग रफली पकड़ते,
तो यहाँ पे मेरे जितने भी पॉपुलेशन है, जो मेरे स्वराज के लोग हैं, उनके सेफ्टी के लिए मेरे पास जब युद्ध होगा तब मेरे पास क्या है, तो उनके लिए एक सेफ हाउस जो रहना चाहिए। तब जब जैसे युद्ध चालू होगा, सब पॉपुलेशन को मैसेज जाएगा कि युद्ध चालू होने वाला है, आप फोर्ट पे आ जाओ। तो पूरा तो बोरिया गढ़ पे बिस्तरा ले आते लेके थे सारे, गढ़ पे हाँ। सब लोग आएंगे, वो वहां पे रहेंगे। तो हर एक फोर्ट का कैपेसिटी अलग अलग था। राजगढ़ का अलग है, रायगढ़ का अलग है, सिंहगढ़ का अलग है। तो आप जैसे बोल रहे थे कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है कि वो कौन सा वॉच टावर है, कौन सा मेन फोर्ट है। तो इसमें एक ही बस आपको साइन देखना है कि आपके घर में अगर समझ लो कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लोग रह रहे या बहुत इंपॉर्टेंट कीमती सामान है, तो फॉर श्योर आप उसका गेट बहुत अच्छे से बनाओगे, बहुत सेफ बनाओगे, और उसमें एक गेट नहीं रहेगा, एक मेन दरवाजा है, उसके आगे लोहे का ग्रिल है, उसके बाहर कंपाउंड अच्छा है, कंपाउंड को भी अच्छा सिक्योरिटी है, उसमें गार्ड है। तो ये मेंटेलिटी सेम तब भी थी। जितना बड़ा फोर्ट है, उसके अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट लोग रहने वाले हैं या फिर तो इंपॉर्टेंट उतनी ट्रेजर ही रहने वाला है, प्रोटेक्शन उसको तो नेचुरली लोहगढ़ आप देंगे। देखोगे तो उसके दरवाजे देखो कितने हाँ, बड़े हैं, गणेश द्वार, हनुमान द्वार, फिर नारायण द्वार, करेक्ट। इतने बड़े द्वार उस पे लगाए हैं, और हाँ, उसका कंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो मार्वलस है। करेक्ट मतलब करेक्ट। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसी जगह पे इतना ब्यूटीफुल और स्टिल इतना रफ, जो आप 400 साल हो गए पर एक पत्थर नहीं हिल पाया करेक्ट। दरवाजे का, इतने वॉर होने के बाद भी। तो ये एक बेसिक रीजन है कि जितना बड़ा फोर्ट है उसका उतना बड़ा एंट्रेंस बहुत सेफ रहेगा, और वो एंट्रेंस देख के अपने को समझना है कि किले के ऊपर तब क्या हुआ रहेगा। ओके। क्योंकि ऊपर जो टॉप पे था वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो बचा है वो गार्डिंग वॉल्स एंड गेट्स, इतना ही बचा है। तो उससे हम लोग को गेस करना है कि अगर गेट बहुत स्ट्रांग है तो समझ लेना कि ये फोर्ट सिर्फ वॉच टावर नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत कुछ होने वाला था। होने वाला था। जैसे इस जनरेशन में, डिजिटल जनरेशन की अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल लाइक अस वी गो टू द फोर्ट, और वहाँ पे सेल्फी क्लिक करके या रील्स बना के देन दे विल कम आउट, और पता नहीं होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एज अ डीमेरिट जो लोग वहाँ पे अपने आप को ऐसे प्रोक्लेम्ड या सेल्फ क्लेम्ड गाइड कहते हैं, शायद गूगल से कुछ पढ़ पढ़ा के बैठे होंगे, तो वो भी मिसलीड कर देते हैं जाने अनजाने में। इस चीज़ से कैसे बचा जाए, और आप क्या चीज़ों ऑब्जर्व करते हो जो लोग फोर्ट को विजिट कर रहे हैं, तो मेयर विजिटिंग कर रहे हैं या उनको सही में कुछ जानना है, तो वो कैसे जानेंगे? इसको समझना, एक हिस्ट्री का जो आप पहलू बोल रहे हो, हिस्ट्री को कैसे जी। अंडरस्टैंड करना है। आज महाराष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं उन लोग को ऐसा लगता है कि जो सिर्फ मराठा है उनके लिए ही सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज थे। पर अगर एक पॉइंट में अगर आपको यहाँ पे बता दो, आपको आप शॉक हो जाओगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिता थे शाहजी राजे, जो आदिल शाह में कमांडर लेवल पे करेक्ट। थे, तो वो बेंगलोर में थे, राइट। उनको महाराष्ट्र में आना बंदी था कि उन्होंने 2-3 ट्राई किए थे स्वराज्य बनाने के। तो आदिल शाह और जो ये था मुगल थे, उनको लगा कि ये इसको अगर छोड़ देंगे तो ये वापस स्वराज्य बनाने जाएगा। 2 बार उन्होंने ट्राई किया था, उनको वहां से फिर उन्होंने क्या किया, आदिल शाह के साथ आप रहोगे, आपको अच्छे से पगार वगार मिलेगा, आप बेंगलोर चले जाओ, बेंगलोर आपकी सल्तनत हो जाएगी। तो उनके पास बेंगलोर का पूरा शहर था, जिसमें जिसका रेवेन्यू में से 1/4 उनका खुद का था। ओके। हाँ, तो उसका आप समझ लो कि तब शाहजी राजे का पगार आज के डेट में 10 लाख से ज्यादा रहेगा पर मंथ। अच्छा। तब के जमाने का 10 लाख आप सोच के देखो कितना बड़ी करेक्ट अमाउंट करेक्ट है, करेक्ट राइट। करेक्ट। तो जो इतना वेल्दी है, जिसके पास इतना सारा पैसा है, इतनी शौन शौकत है, जहां वहां पे वो एक राजा की तरह रह सकते हैं, वहां पे उसकी जो फैमिली थी, उनके 2 बेटे, एक संभाजी और एक शिवाजी। शिवाजी। संभाजी बड़े थे और शिवाजी छोटे थे, और उनकी 2 वाइफ थी। तो ये सब अच्छा परिवार वहां पे बहुत अच्छे से रह सकता था। उन्होंने उनमें से जीजाबाई और शिवाजी को पुनः भेज दिया, जहां पे रहने के लिए एक जगह भी नहीं थी उनके पास। वो उनकी प्रॉपर्टी थी, पर वो सब जला दिया था पहले जब स्वराज्य का ट्राई किया था ना, तो ये दोनों सल्तनतों ने वो पूरा जला दिया था। और वो जलाने के बाद वहां पे वो रहते थे ना कि डोंकी रहते ना, हम लोग क्या करते हैं कि एक आप मराठी में हम लोग नांगर बोलते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, औत, या फिर उसको कुछ जिससे हम लोग खेती करते, बैल को लगा के, हल जो होता है, हल, हल, हाँ। यस। तो बैल को हल लगा के हम लोग खेती करते हैं ना, तो तब एक रूल था कि डोंकी को हल लगा के अगर वहां पे खेत जोता गया ना, तो वो एक बुरा साइन है, वहां पे कर्स्ड लैंड हो गया वो। कर्स लैंड, वहां पे कोई आगे जाके खेती नहीं करेगा, सिटी नहीं बसाएगा। और वहां पे एक लोहे का एक पहाड़ जमीन में गाड़ के उसके ऊपर हमारा स्कल और एक टूटी हुई चप्पल लटका देते थे। तो ये एक अच्छा। सिंबल हो गया कि ये एक ऐसी सिटी है जो शमशान के बराबर है। अच्छा। ये है पुणे तब का।
और एक साइड में बेंगलोर, इतना वेल्दी, इतना वेल्दी, जहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी है, और एक किंग है जो अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को जो सबसे प्यारी है उनको ये एक सो ऐसी कॉल्ड जगह पे शमशान में भेज रहा है। भेज रहा है। तो हाँ, आप इंटेंशन समझ लो कि उसको मालूम है ये भले ही सोना है पर ये सोने का पिंजरा है, और वहां पे भले ही शमशान है पर वो एक्चुअल गोल्ड है। करेक्ट, उसको अगर हम लोग ने अच्छे से कल्ट किया और अच्छे से उसको प्रिजर्व किया तो वहां पे हम लोग स्वराज्य बना सकते हैं। ये थॉट को लेके उन्होंने उन्हें पुणे भेजा। तो ये सोचो कि अगर वो शिवाजी महाराज पुणे नहीं आते और बेंगलोर में रहते तो आज पूरी मराठा जो फैमिली रहती वो साउथ में रहती, बैंगलोर साइड ही रहती। तंजावर उनका वैसे भी था ही, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट, तंजावर में रहती, एकदम साउथ में रहती, या फिर ज्यादा से ज्यादा कर्नाटक तक आती। महाराष्ट्र बनता ही नहीं, और महाराष्ट्र आज मुगलों के अधीन था, तो हिस्ट्री कितना अलग रहता। तो आज यहाँ पे रहने वाले को हर एक को ये सोचना चाहिए कि उनके फैमिली का एक सेक्रीफाइस आज हमारे लिए कितना बड़ा वरदान रहा है। तो वो इसीलिए चूज किया था कि यहाँ के जो टेरिटरी थी उसको सेव करना है, जो ज्यादातर लोग यहाँ पे रहते थे उनके साथ वो काम करना है, क्योंकि जो थोड़े बहुत वॉरियर क्लान्स बचे थे राजपूत, और ये तो बहुत कॉन्कर कर लिया था मुगलों ने, और उनके साथ क्या बोलते हैं हम लोग कि वो सेटलमेंट कर लिया था कि हम आगे जाके वॉर नहीं करेंगे, सेटलमेंट रहेगा, आप किंग रहोगे पर आप राज्य नहीं कर पाओगे किसी के ऊपर। तो मुगलों का और ये सब तो तय हो चुका था, तो एक ही बचे थे नीचे साउथ में, तो उनके साथ ही झगड़ा था, बाकी बचे थे मुगल, निजाम और आदिल शाही। तो हमें खुशकिस्मत रहना चाहिए कि एक ऐसी फैमिली थी जिनके वजह से हम लोग बचे रहे आज, और उनकी एक ही निशानी बची है, उनके फोर्ट्स। उनके फोर्ट्स के अलावा अपने पास कुछ नहीं है, उन्होंने बाकी पीछे जो कुछ छोड़ा है तो वो फोर्ट्स है। तो हम लोग जब वहां पे जा रहे हैं तो हर एक फोर्ट के ऊपर एक वॉर हुआ है, एक लड़ाई हुई है, एक इंटेंशन से, हमें बचाने के इंटेंशन से कुछ हुआ है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये कुछ प्रॉपर्टी कलेक्ट करने के लिए फोर्स नहीं बने, किसी ने अपने खुद के लिए फोर्स नहीं बनाए, ये अपने प्रोटेक्शन के लिए फोर्स है। तो ये अगर आपके जहन में रहेगा ना कि ये किसी ने मेरे हिफाजत के लिए बनाया और किसी ने किया इसीलिए आज मैं फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूं, तो ये इंटेंशन से आप अगर किसी भी फोर्ट पे जाओगे ना तो आप कुछ भी गलत नहीं करोगे, आप वहां पे मौज मस्ती नहीं करोगे, वो तो आपको वैसे भी मिल ही जाता है आने जाने में और जर्नी में। पर वहां पे जाने के बाद, पहुंचने के बाद आपको ये सेंस सोचना ऑफ चाहिए, ग्रैटिट्यूड एक बिल्कुल वो अपने आप बिल्ड हो जाता है। right. ये बस ध्यान में रखना है कि किसी ने अपने लिए ये कुछ किया है, सेक्रीफाइस किया है, जान तो दी है बहुत से लोगों ने, पर ये सिर्फ एक सोसाइटी को प्रिजर्व करने के लिए, जो हिंदुस्तान की थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थी कि जिसमें हम लोग का एक जो रहता है ना कि आत्मा था हिंदुस्तान का, वो बचाने की किसी ने ट्राई किया। वो बाद में पुणे से लेके एक्सपांड होके, आपको तो मालूम है, पेशावर तक, करेक्ट, और यहाँ तंजावर तक। तो पेशावर से तंजावर आज आधा इंडिया है ही, आधा नहीं, आधे से ज्यादा इंडिया है, ज्यादा इंडिया हो गया, टेरिटरी है। तो वो इतना स्वराज्य बड़ा बन गया, तो वो अगर स्टार्ट ही नहीं होता तो क्या रहता। तो ये ग्रेटिट्यूड हमेशा रहना चाहिए। तो हर फोर्ट्स को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और हम लोग हिस्ट्री बताने जाएंगे तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और फोर्ट्स की भी बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री है। राजगढ़ का अलग वॉर है, सिंहगढ़ का अलग वॉर है। बस यहाँ पे जब युद्ध जाते तो ये बस इतना सा ग्रेटिट्यूड रखेंगे ना कि हाँ यहाँ पे कुछ मेरे लिए हुआ है, तो अपने आप हिस्ट्री निकल जाती है। आपको तो लोहगढ़ के दरवाजों के बारे में ऐसे ही नहीं पता चला, आपने स्टडी किया, तो ये स्टडी कब आती है बाहर कि कुछ आपके मन में क्यूरियोसिटी और एक ग्रेटिट्यूड रहा होगा कि हाँ मुझे पढ़ना है इनके बारे में, तो वो अपने आप आ जाता है। तो मेरा एक यही सजेशन है कि जहां पे भी जाओ उसका हिस्ट्री मालूम करो। करेक्ट। तो जब आप लोग फोर्ट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन करते हो, सबसे ज्यादा इन चीजों का डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है आज? जैसे मैंने सबसे पहले से मैं बता रहा हूँ कि वॉरियर क्लान्स जो थे वो पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत से थे, जो काम मुगलों के लिए करते थे, आदिल शाह के लिए करते थे, निजाम के लिए करते थे, पर वो थे तो वॉरियर क्लान्स, पर वो काम करते थे इन्वेडर्स के लिए। बाद में उनमें एक जज्बा जग गया कि यार वहां पे भी अपना कुछ है नहीं, अपना कल्चर ये तोड़ रहे हैं, अपना कल्चर को हटा रहे हैं। पहले पहले अकबर के जमाने में ऐसी थोड़ी उम्मीद बनी थी कि नहीं ये हिंदू मुस्लिम दोनों को प्रिजर्व करेंगे, पर औरंगजेब ने तो ये पूरी मिटा दी। उसका इंटेंशन उसका क्लियर था कि मुझे पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम टेरिटरी बनाना है, और बाकी किसी को मैं रहने नहीं दूंगा, अदर मुस्लिम्स को भी नहीं रहने दूंगा, राज मैं ही करूंगा। उसने आदिल शाह को मार डाला, उसने कुतुब शाह को मार डाला, निजाम शाही खत्म कर डाली। तो उसका इंटेंशन प्योर था, मैं ही राज करूंगा और मेरे अंडर जो भी रहेगा वो मुस्लिम राज्य ही रहेगा। तो वो ही इंटेंशन से वो पूरा काम हो रहा था। तो उसने जब अटैक किया ना दक्खन पे, तो उसका इंटेंशन बहुत क्लियर था,
यहाँ पे आके मुझे बस हॉन्ट नहीं करना है, मुझे पूरा डिस्ट्रॉय करना है। ओके। तो उसने जो भी किले, राजस्थान में अब आप जाओगे तो आपको कोई भी किले का इतना डिस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे इतनी बड़ी लड़ाई बनी ही नहीं। दो वहां चार हमें पहले से ही मालूम है, समझौते हो चुके थे। समझौता ऑलरेडी हो चुके थे, और जो भी लड़ाई हुई वो किले के अंदर नहीं हुई, किले से बाहर जो प्लेटून एरिया था वहां पे लड़ाई होती थी। जैसे चित्तौड़गढ़ में जितनी लड़ाई हुई, बाहर आजू बाजू में तो जो लड़ाई हुई। सॉरी टू कट यू बट आई थिंक औरंगजेब के टाइम पे जो सबसे दो मेन राइवल्स रहे हैं मुगल एम्पायर के, वो रहे हैं खालसा पंथ के गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम के राइट वो, और दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम राइट। के रहे हैं। खालसा पंथ भी क्या था कि खालसा पंथ तब बहुत छोटा पंथ था और वो शुरुआत थी, शुरुआत ही हुई थी और वो just। नॉर्थ के बहुत क्लोज था। हम्म। और उनके पास, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास प्रोटेक्ट करने के लिए वेस्टर्न घाट थे, एक अपना उनके एक पास कोई ज्योग्राफिकल एडवांटेज नहीं था। एडवांटेज नहीं था, तो वो पहले चपेट में आ गए खालसा पंथ। और आपको तो मालूम है खालसा पंथ के साथ क्या हुआ, वो तो हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतना बुरा उनके साथ सलूक किया गया और बुरी तरह से उनको मारा गया। तो क्या हुआ कि उनका फोर्स जो था वो लिमिटेड रह गया, वो पंजाब और जो आज के पाकिस्तान का पंजाब है वहां तक वो ढकेला गया, और नॉर्थ वैसे भी खुला ही रह गया। तो वेस्टर्न घाट जो था, जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मराठा फाउंडेशन था वो बन रहा था, तो वहां पर उसको डायरेक्टली अटैक करने के लिए कुछ चांस नहीं था। आने के लिए जियोग्राफिकल इतना स्ट्रक्चर पार करके, इतनी नदियां पार करके आना है, तो उतना टाइम जो शिवाजी महाराज को मिला वो उन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। और तब उन्होंने वो ब्रेन शार्प माइंड रहता है ना कि मुझे अगर मेन मेरा एनिमी अगर औरंगजेब है, तो मुझे आदिल शाह में थोड़ा बहुत सेटलमेंट रखना तालमेल है। बिठानी पड़ेगी। हाँ नहीं, सेटलमेंट भी करना है हाँ उनके हाँ। साथ भी थोड़ा बहुत, निजाम शाही के साथ भी थोड़ा बहुत सेटलमेंट रखना है। तो उन्होंने क्या किया, इसको शांत रखा, इसके साथ झगड़ा किया, फिर इसके साथ झगड़ा है तो इसको शांत किया, ऐसे करके उन्होंने डेवलप किया। और जब औरंगजेब आएगा दक्कन पे, तब उन्होंने ये प्लान किया था कि जब भी आएगा तब मेरे 300 350 किलो तो रेडी होने चाहिए, अनाज भर के, सब भर के। जब वॉर चालू होगा तब सबको प्रिजर्व करने के लिए मुझे सब कुछ रेडी रखना है। तो उन्होंने फोर्ट्स तब तक क्रिएट किए, 300 से ज्यादा फोर्ट्स जो थे उन्होंने उनको डेवलप किया, और 50 से ज्यादा फोर्ट्स थे जिनको उन्होंने क्रिएट किया, ओके। फुल्ली न्यू क्रिएट किया, जैसे रायगढ़ को किया। एक पूरा एम्पायर ही वहां पे एक रह सकता है, वैसे उन्होंने उसको डिजाइन किया। तो वहां पे जब भी अटैक हुए तो उसको तोड़ने के लिए अटैक हुए, इसीलिए महाराष्ट्र के जितने भी फोर्ट्स है उस पे वॉर हुआ। जब औरंगजेब आया तो उसने सब फोर्ट्स को तोड़ दिया। और उसके बाद हम लोग जो देखते हैं ना कि औरंगजेब का भी एक इंटेंशन ये रहता था कि मुझे यहाँ पे ये फोर्ट पे मेरे को भी रहना है, मैं ऐसे नहीं ये तोड़ के चला जाऊंगा। करेक्ट। पर उसके बाद जो इन्वेडर आए वो उससे खतरनाक थे औरंगजेब से, जो अंग्रेज है। ब्रिटिश आया, उन्होंने तो ये सोचा कि मुझे वहां पे जाना भी नहीं है, फोर्ट पे जाके रहना ही नहीं है, और वहां पे जाके कुछ इंटरेस्ट नहीं है, इतना चढ़ेगा कौन, उन्होंने कभी किया ही नहीं है। तो उन्होंने सीधा ये सोचा कि मैं माइनिंग करूंगा और पूरा फोर्ट फोड़ दूंगा। तो ये सबसे पहले हुआ। औरंगजेब ने भी इतना फोर्ट, उन्होंने तो बस मंदिर तोड़े, या फिर उनको भी मालूम था कहीं ना कहीं ये फोर्ट्स औरंगजेब तोड़ के अपने बेनिफिट के लिए यूज करता था। वो बस तोड़ता था तो बस मंदिर, और उसको भी उतना ही मालूम है कि मंदिर में पूरा मंदिर नहीं तोड़ना है, बस उस पे जो मूर्ति है उसका नाक भी तोड़ दिया, हाथ भी तोड़ दिया। तो हिंदुओं में एक कल्चर रहता है कि टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती, हो जाती है तो हो जाती है। तो वो उतना एफर्ट नहीं डालता था कि मुझे को पूरी मूर्ति तोड़नी है, पूरा मंदिर ध्वस्त करना है। वो मंदिर का यूटिलाइजेशन एज अ मस्जिद करता था। तो उसका इंटेंशन फोर्ट को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, फोर्ट को जीतना और यूज करना। तो ये इंटेंशन उसका था। पर अंग्रेजों का इंटेंशन था वो बहुत डेंजर था। उन्होंने बहुत डिस्ट्रक्टिव काम किया कि जाने वाले जो रूट है उसमें सब ग्रेनाइट्स लगा के वो रूट्स तोड़ दिए। इसीलिए आप आज कहीं भी ट्रेकिंग के लिए जाते हो, वहां पे जाने का रास्ता बहुत खराब रहता है। आपको लगता है कि इतना खराब रास्ता कैसा है, पर तब के जमाने में घोड़े जाते थे, हाथी जाते थे किले के ऊपर, तो वो उतना अच्छे से एफर्टलेस कम्यूट था। हाँ, और अच्छे से आप जा सकते थे अगर आपके पास परमिशन है, आप सिक्योरिटी चेक पोस्ट पास कर रहे हो तो बहुत अच्छे से आप ऊपर जा सकते हो। पालकी या डोलिया थी तब जमाने में, 4 कंधे देने वाले लोग उसमें बैठ के, अगर कोई क्वीन या फिर कोई मेन इंपॉर्टेंट बंदा जा रहा है तो उतना बड़ा रास्ता था। तो आप सोचो आज एक बंदा ट्रेक करना लगता है हम लोग को किसी भी फोर्ट पे जाने के लिए, और तब तो हाथी जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते ही तोड़ दिए, और जहां जहां पॉसिबल था वहां पे फोर्ट्स भी तोड़ दिए। तो कैनन लगा के उन्होंने फोर्ट डिस्ट्रॉय किया। तो इसीलिए महाराष्ट्र के सभी फोर्ट्स डिस्ट्रक्टिव मोड में हम लोग को दिखाई देते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को ये मालूम पता चल गया था कि औरंगजेब जैसे एनिमी को ये मराठाओं ने इतना खराब तरीके से हालत में ला के हरा दिया, ना कि बस हरा दिया।
वो 30 साल यहाँ पे आके रह गया महाराष्ट्र हम्म में, पर महाराष्ट्र जीत नहीं सका। हम्म तो हमें अगर महाराष्ट्र के लोगों को शांत करना है तो इनको बिल्कुल भी मोटिवेट होने नहीं देना है। और ये मोटिवेट कहाँ पे जाके होंगे? फोर्ट्स पे तो इनकी जाके। फाउंडेशन ही खत्म कर दो। ये फोर्ट्स पे जाएंगे, शिवाजी महाराज को याद करेंगे और फिर मोटिवेट होके अपने साथ वॉर करेंगे। इससे अच्छा है कि इनका जो बेस्ट कल्चर है वो तोड़ दो। तो उन्होंने मराठाओं के पैर ही तोड़ दिए, फोर्ट जाके तोड़ दिए, तो वहां पे आप जा नहीं सकते। ग्राउंड पे रहोगे तो आप उनके चार्ज में रहोगे। तो उन्होंने जो हमारे मोटिवेशंस थे उनको कट कर दिया। तो वो कट करने के लिए उन्होंने फोर्ट डिस्ट्रॉय किया, इसीलिए आज हमारे फोर्ट्स इतने खराब है। और आज तक हमें इतने एफर्ट लेने पड़ रहे हैं उनको रिस्टोर करने के लिए। रिस्टोर करना तो बहुत दूर की बात है। मैं बोलता हूँ कि उनको प्रिजर्व करना ही एक बहुत बड़ी समस्या आज के लिए हमारे पास है कि वो बनाना ही इतना डिफिकल्ट था। आप अब जाओगे किसी भी फोर्ट पे तो आप देखोगे कि कितने बड़े बड़े रॉक पैच को उन्होंने अटैच करके वो फोर्ट्स बनाए। तो वहां का तब का एक स्ट्रेटेजी यही था कि रॉक जो चाहिए वो बाहर से नहीं आएगा, वो वही फोर्ट पे तालाब खोदने के लिए जो माइनिंग करेंगे ना, उसको बहुत मेजरमेंट के साथ माइनिंग करेंगे। तो जो क्यूबिकल्स निकलेंगे उसको तोड़ के हम लोग अच्छे से रॉक पैच हम लोग यूज करेंगे और उससे फोर्ट्स बनाएंगे। तो हाथियों और बड़े बड़े औजारों के साथ वो जो रॉक पैच लाके फोर्ट्स बनाए हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी तब के जमाने में उन्होंने जो यूज की है वो आज के जमाने में मिलने वाली है नहीं अपने को। तो उसको बस जो है वैसे है, उनको वैसे ही प्रिजर्व करना है, यही बड़ी समस्या है। उनको रिस्ट्रक्चर करना और वापस बनाना तो किसी के बस की बात नहीं है। और आज वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। आज हम लोग अगर जब एक एग्जांपल देते हैं कि एलोरा का जो टेम्पल है, कैलाश टेम्पल जो ऊपर से नीचे बना है, आज के टेक्नोलॉजी को जितने भी वहां पे नेट जियो डिस्कवरी ने जो शोज किए, उन्होंने आज के इंजीनियर्स को पूछा था कि क्या हम लोग बहुत सारा पैसा, बहुत सारी मशीनरीज लाके इसको बना सकते हैं क्या? तो बोले पॉसिबल ही नहीं है। तो आज के इंजीनियर कैलाश टेम्पल नहीं बना सकते जो जमीन पे है, तो फोर्ट हिल पे जाके वो फोर्ट क्या बनाएंगे? क्योंकि तब की टेक्निक और ये मेथड सब अलग थे और वो आज यूज करना बहुत डिफिकल्ट है। और तब एक फोर्ट को बनाने के लिए 40-40 साल भी लगते हैं, तो कुछ मायने नहीं रहता था, वो बनाना ही है। आज हमारा जो बनाते वो 40 साल नहीं टिकता, 40 साल नहीं टिकता। तो वो 400 साल के लिए बनाते थे कि जो बना रहा हूं उसके लिए 40 साल लगे चलेगा, पर बनाऊंगा तो वो 400 साल 500 साल वैसे के वैसा रहना चाहिए। तो वो इंटेंशन से अगर जो चीज बनती है तो उसको वापस रिबिल्ड करना कितना डिफिकल्ट है। इतना तो पेशेंस इसीलिए हमारे। ये प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में इतनी प्रॉब्लम्स हमें आज तक, क्योंकि उतने सालों पहले का किया हुआ आज तक हाँ, हमको मिल तो रहा है। जैसे कि हम लोग, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि हम्म, हमें जब हड़प्पा संस्कृति का एक्सक्लेमेशन करने के बाद जो भी कल्चर दिखाई दिया, हम्म, तो हम लोग ऐसा कभी सोचते क्या कि चलो वापस से हड़प्पा संस्कृति के घर बांधते, रीबिल्ड करते? हम लोग नहीं सोचते। हम लोग क्या सोचते कि वो क्या है हम लोग को देखना है। तब के जमाने में क्या पहिए थे, क्या गाड़ियां थी, क्या बर्तन रहते थे, क्या ज्वेलरी थी, जो है वैसे ही हमें देखनी है। बस सेम कल्चर हमें यही फॉलो करना है कि मराठा कल्चर के टाइम पे 300-350 साल पहले क्या था, वो वैसे के वैसे अगर हम लोग उसको प्रिजर्व कर सके तो ही बड़ी बात है। रीबिल्ड करने का सोचने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना रहेगा, फिर वो शिवाजी महाराज का नहीं रह पाएगा। करेक्ट। अपना और हो वो जाएगा। एक तरीके से हमारे बहुत बियॉन्ड है, तो हाँ, वैसा आप नहीं भी कर सकते हैं। हम लोग करते भी है ना। जो आप हाँ, फोर्ट के लिए अभी जो स्टेयर्स अभी बना रहे, तो एक मैं आपको फोटो दिखाऊंगा कि जिसमें जहां तक छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे जो बांधकाम हुआ था, कंस्ट्रक्शन हुआ था, तब की स्टेयर्स और उसको नीचे कनेक्ट करके आज के जमाने में जो कंक्रीट को लेके जो स्टेयर्स बनाई थी, वो बनाई थी एक 5-6 साल पहले। वो 2 मानसून में ही बह गई। अच्छा। हाँ, और सेम जगह पे जहां से कंटिन्यू होते है शिवाजी महाराज के टाइम की वो स्टेयर्स, अभी तक वो ऐसे ही है। तो ये तो रियल एग्जांपल है कि हम लोग कैपेबल ही नहीं है वो काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सब सोच के काम किया है। वेदर कंडीशन, विंड कंडीशन, वॉर कंडीशन, ये सब समझ के जो चीज बनी है वो हम लोग रिबिल्ड नहीं कर पाएंगे। ये जो कल्चर आपने समझा है, मैं बहुत ओपन एंडेडली आपको पूछ रहा हूँ, अभी की जनरेशन में ये कल्चर बिल्कुल भी देखने नहीं मिलता। प्राइमरी रीजन उसका एक आपके अकॉर्डिंग क्या है, और क्यों इम्पोर्टेंट है वो ये कल्चर समझना? वो तो आपने पहले बताया कि हम फोर्ट पे जा रहे हैं तो हिस्ट्री पता होनी जरूरी है। दूसरी चीज जो मेरा आपसे पर्सनल लेवल पे है कि सोशल मीडिया ने जितना पॉपुलैरिटी दी है इन जगहों को, उसके डीमेरिट जैसे मैं देखता हूँ कि अब ये एक कल्चरल सिग्निफिकेंस से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एक टूरिस्ट
और एक विजिटिंग स्पॉट बन करके ये रह चुका है, तो इस पे आपके टेक्स क्या हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी का टूरिज्म है वो टूरिज्म कहने के लायक भी नहीं है कि टूरिज्म ये वर्ड जहाँ से आता है वहाँ का टूरिज्म हम लोग अगर फॉरेन कल्चर का देखते हैं तो वो बहुत वेल मैनर वेल इंटेंशन और उसका भी प्लानिंग बहुत अच्छे से ऑलरेडी एस्टेब्लिश रहता है। और हमारे यहाँ का टूरिज्म मतलब ये है कि चलो उठाओ बैग वहां पे जाओ वहां पे खाओ पियो और निकलो। ये टूरिज्म नहीं रहता है। टूरिज्म मतलब क्या है कि आप जहाँ पे जा रहे हो वहां का कल्चर समझो, क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग रहता है। करेक्ट। कल्चर को सीखो, हिस्ट्री तो मैं कह ही नहीं रहा, बेसिक चीज कल्चर है। आप वहां पे जाते तो आप क्या खाते हो, वहां पे क्या स्पेशलिटी मिलती है। जैसे नॉर्थ में आप जाओगे तो नॉर्थ में आजकल मैगी मिलती है, हाँ। बराबर, मैगी कल्चर नहीं है वहां का। करेक्ट। ये हमारा पोल्यूशन है मैगी की, जो कल्चर के ऊपर हम लोग लाद रहे हैं। तो यही होता है हर जगह पे, तो इसीलिए हम लोग उसको वो खराब कर रहे हैं, जो टूरिज्म जो हम लोग जिसको बोलते हैं ना। तो वहां पे जाना है तो उसका कल्चर सीखना है, कल्चर सीखने के बाद वहां के एटिकेट सीखना है। हर एक जगह का हर एक एटिकेट रहता है कि वहां पे क्या करना है, डूज एंड डोंट्स वहां पे रहते हैं। आप अगर फॉरेस्ट में जा रहे हो तो डूज तो एंड वहाँ का डोंट्स अपना एक डिसिप्लिन है जो आपको फॉलो करना है। सिंपल 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 चीजें रहती है। आप घर पे जैसे कपड़े पहनते हो डिओ लगा के निकलते हो, वैसे कि आप फॉरेस्ट में जाओगे तो आप किसी भी वाइल्ड एनिमल के चपेट में आ जाओगे। डिओ लगा के कभी भी फॉरेस्ट नहीं जाना होता है, क्योंकि बीज रहती है, इंसेक्ट्स रहते हैं ना, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। करेक्ट। और पूरे वाइल्ड जो एनिमल्स रहते हैं वो स्मेल्स के ऊपर रहता है। तो आप डिओड्रेंट लगा के जाओगे तो सबसे पहले आप चपेट में आ जाओगे, वो ट्रिगर हो जाते हैं राइट। हार्ड स्मेल सुन के। तो फिर ये बेसिक चीज है जो हमने को मालूम ही नहीं है लाइक। तो फोर्ट पे भी वही सीन है जहां पे हम लोग जा रहे हैं। अब जैसे कि बहुत से क्लैशेस होते हैं अभी की, जो लोकल रूलर्स रहते हैं और ट्रेकर्स रहते हैं, जो सो कॉल्ड ट्रेकर्स हैं, उनके बीच में झगड़ा होता है कि आप वहां पे ड्रिंक्स नहीं कर सकते, आप छोटे छोटे कपड़े नहीं पहन सकते। तो बहुत से ऐसे क्लैश होते हैं कि आप हमें कौन सिखाने वाले, ये डेमोक्रेसी है, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे पी सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं। कपड़े तो बोलना मतलब लड़कियों को अगर आप बोलोगे तो वो बड़ा क्लैश बन जाता है। करेक्ट। पर मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ कि आप जब किसी मंदिर में जाते हो, आप केदारनाथ जाओगे समझ लो, तो आप मिनी स्कर्ट पहन के जाओगे? नहीं जाओगे। आप पब में जाओगे तो साड़ी पहन के जाओगे? नहीं जाओगे ना। पब का कल्चर है, वहां का कुछ तो एटिकेट्स है, वहां का एक ड्रेस कोड है, वहां पे वही पहनना चाहिए। और मंदिर जा रहे हो, फोर्ट जा रहे हो, तो फोर्ट एक वहां के लोकल लोगों के लिए मंदिर ही है। और जो हिस्ट्री अभी मैं आपको बताया वो सुनने के बाद तो आपको भी वो मंदिर ही वो लगेगा। एक रिस्पेक्ट रखने अपना काम है। हाँ, राइट। क्योंकि वहां का ड्रेस कोड अगर आप फॉलो करेंगे, हम लोग नहीं बोल रहे ना कि आप वहां पे नौवारी पहन के जाओ, साड़ी पहन के जाओ, करेक्ट। नहीं, पर जो वहां का एटिकेट है उसको फॉलो करो। जो लोकल लोग वहां पे लोग पहनते हैं, जो एक्सेप्टेबल है वो पहन के जाओ और उनके जैसा बनो। आप नेपाल में जाओगे तो नेपाल जैसे कपड़े पहनोगे तो आप वो फोटो निकाल के वहां पे वो पोस्ट करोगे। पर बाकी वो फोटो निकालने के बाद आप सब उतार दोगे और फिर नॉर्मल कपड़े में आओगे, उसमें क्या मजा है। आप वहां पे जा रहे हो तो उसका कल्चर पूरा स्वीकार कर लो, वहां पे रहो, फिर वही ऑथेंटिसिटी के साथ तो आपको आप मैच हो जाओ ना, जेल हो जाओ उसके साथ। करेक्ट। तब जाके आपको वो लोकल लोग भी आपको ज्यादा कुछ बताएंगे कि अरे ये ऐसा है वो ऐसा है। वो आपको खाने पाने का जैसे फॉरेनर्स जब इंडिया में आते हैं तो वो साड़ी पहन के या वो तिलक लगा के और जैसे जिस हिसाब से वो रहते हैं। वो एंजॉय करते हैं, वो करेक्ट। उनकी करेक्ट। एंजॉयमेंट का एक नजरिया है कि मुझे अगर इंडिया जाना है तो मेरे को हाथी पे बैठना है, तो हाथी पे बैठ के मैं अगर इंडियन लगूंगा तिलक लगा के तो मैं फोटो निकालूंगा और फिर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा लोगों के साथ। तो एक मजा है, तो ये टूरिज्म है। और अपने यहाँ पे तो टूरिज्म है ही नहीं। अपन जाते हैं वहां पे अपना कचरा डालते, खाना पीना करते, प्लास्टिक फेंक देते, चले आते। अगले जनरेशन के लिए हम लोग पीछे क्या छोड़ जाए? तो यही छोड़ के जा रहे कि कचरा है वहां पे मत जाओ। लोग तो लोकल लोग वही बोलेंगे। आजकल बहुत से लोकल टूरिज्म वाले लोग यही बोलते कि ऊपर मत जाओ, कचरा है, खराब है, पानी नहीं पी सकते। तो टूरिज्म अपने आप कम हो जाता है। और जैसे जैसे टूरिज्म कम हो जाता है वो जगह का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। तो आजकल की यूथ के लिए मेरा यही एक सजेशन है कि आप किसी को ये शायद ऑड लगेगा या फिर किसी को शायद ये ऑर्थोडॉक्स लगेगा, पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बस मेरा काम करूंगा बताने का कि आप अगर किसी भी फोर्ट पे जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, वहां का कल्चर अडॉप्ट करो और वहां के जैसे बन के रहो। आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डबल रहेगा, आपका वाइब अलग रहेगा। मंदिर में जाके अगर आप समझ लो हेडफोन लगा के आप गाने सुन रहे हो पॉप कल्चर के, क्या मजा है। वहां पे आप स्पिरिचुअल वाइब्स एंजॉय करने के लिए जाते हो ना, तो सेम वाइब्स आपको फोर्ट्स पे भी मिलेंगी।
कि ये एक अपने जो पूर्वज थे जिन्होंने अपने लिए कुछ किया है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड हम लोग अगर जब देने जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, सेम आपको फॉलो करना है। Thank you for joining us on this captivating journey as Brahman continues to explore uncharted realms, pushing boundaries of understanding. Stay curious, adventurers, and keep questioning. Embrace endless possibilities. Farewell, fellow adventurers, and stay tuned with Brahman.